Hello friends, this is Neha Khan and this is the lecture third in the continuous series of challenges of nation building. ओके क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का कोर्स मैंने आपको कहा था मैं अपने चैनल पे कंप्लीट करवाऊंगी। मैंने फर्स्ट चैप्टर उठाया है इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक से, जिसका फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। उसके मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं। आप ये वाला लेक्चर देखने से पहले उसे भी देख सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में जानना है, उस टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो आप सिर्फ ये वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया था पार्टीशन कैसे हुआ है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहा है, और इंडिया एक हिंदू नेशन बना या सेकुलर नेशन बना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। राइट, एक मिनट। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। इसमें हम देखते हैं ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू वॉट वर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडिया। सिंपल सी बात है, जब इंडिया जो है वो अंडर कंट्रोल था, कॉलोनी था, तो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में 2 टाइप के आप कह सकते हो कि कंट्रोल थे। ठीक है, 2 टाइप्स के कंट्रोल चलते थे उस टाइम पे। पहला था ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। अब ये जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस होते थे ये डायरेक्टली कंट्रोल्ड होते थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया, ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस जो कि डायरेक्टली कंट्रोल होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। राइट, एक मिनट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होता था। एंड सेकेंड जो था वो था प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट थे ये बेसिकली सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करते थे ब्रिटिश के, बट इनको इंटरनली कुछ इंडिपेंडेंट राइट्स वगैरह मिले होते थे, लाइक ये अपने इंटरनल अफेयर वगैरह मैनेज कर सकते हैं, बट सुप्रीमेसी इनको एक्सेप्ट ब्रिटिश की ही करनी पड़ती थी। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, जिस टाइम इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी उस टाइम पे टोटल प्रिंसली स्टेट थे इंडिया के अंदर 565। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल। अब ये देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया हमें इंडिपेंडेंस देकर जाते हैं तो उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट होते हैं विच इज़ एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, तो उनको वो ये बोल के जाते हैं, उनके पास 3 चॉइसेस है। ठीक है, वो चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दी स्टेट व फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। मतलब आप चाहो तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। अब आप सोचो अगर आपको ऐसी कोई चॉइस मिले और आप, तो आप क्या चूज़ करोगे? जनरली हर प्रिंसली स्टेट यही चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द जो प्रिंसली स्टेट थे उसको इंडिया के जो उस टाइम पे आप कह सकते हो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने किसी ना किसी तरह कन्विंस कर लिया था। 4 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनको कन्विंस करने में, इंडिया के अंदर इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे। राइट, first of all, the ruler of the Travancore announced that the state had decided on independence। तो सबसे पहले जो त्रवणकोर के राजा थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया, अनाउंस किया कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ना ही वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, ना ही वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। राइट, नेक्स्ट देखिए, अब जैसे ही त्रवणकोर के राजा ने ये अनाउंस किया उसके नेक्स्ट डे ही सिमिलर अनाउंसमेंट जो है वो हैदराबाद के निज़ाम ने भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। अब ये हमने देख लिया क्या चल रहा है। अब देखो क्या बता रहे हैं बेसिकली कि इंडियन गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था सभी की सभी जो प्रिंसली स्टेट थी उनको इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारी गवर्नमेंट थी उनके 3 मेन पॉइंट्स थे। उनका अप्रोच क्या था, वो किस तरीके से कंसिडर करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे प्रिंसली स्टेट को, इसको लेकर। The people of the most of the princely state clearly wanted to become the part of the Indian Union। अब ज़्यादातर जो princely state थे वहाँ के लोग इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे, इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे। राइट, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी एक रिलीजियस बेस्ड कंट्री बनने वाला था और इंडिया कहीं ना कहीं सेकुलर था, तो ज़्यादातर जो लोग थे वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे प्रिंसली स्टेट के। सेकेंड देखिए, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू फ्लेक्सिबल इन गिविंग द ऑटोनॉमी टू सम रीजन। अब गवर्नमेंट जानती थी कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्लुरलिटी है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग, डिफरेंट लैंग्वेज को फॉलो करने वाले, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं,
तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम जिन भी प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करेंगे इंडिया के अंदर, उनको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ ऑटोनॉमी दी जाएगी। ओके, सेकेंड अप्रोच हो गया। थर्ड ये बताते हैं द इंटीग्रेशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द नेशन हैड अज्यूम्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। अब वो कहते हैं इंटीग्रेशन जो किया जाएगा, कंसोलिडेशन किया जाएगा, उसके बाद जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसको सुप्रीम इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा था इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन भी होता है, ठीक है, तो उसके बाद से जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनेगी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और उसको सुप्रीम इंपॉर्टेंस भी दी जाएगी। अब देखते हैं आगे। आई होप कि आपको ये थर्ड जो तीनों अप्रोच है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे देखते हैं हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना आपसे पूछ लेते हैं कई बार बोर्ड के एग्जाम में, कई बार पूछा हुआ भी है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, ठीक है, वो 1 मार्कर 2 मार्कर में पूछ सकते हैं। और जो ये हम अप्रोचेस, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं, रीजंस पढ़ रहे हैं, ये आपसे 3 मार्क्स या फिर 4-5 मार्क्स में पूछेंगे, जिसमें आपको 3 से 4 या 4 से 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या कितने माइनॉरिटीज़ ग्रुप है, ये हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, ये देखिए मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ये सब, तो ये 1 मार्कर में पूछ सकते हैं आपसे, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, द रूलर ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट साइंड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट के रूलर थे उन्होंने इंडिया के साथ इंटीग्रेट होने के लिए जो एग्रीमेंट साइन किया, जो डॉक्यूमेंट साइन किया, उसी को हम बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मतलब इस डॉक्यूमेंट को साइन करने का मतलब है कि आप एग्री होते हैं कि आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, विच मेंट दैट देयर स्टेट एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या था कि आप एग्री करते हैं कि आप इंडियन यूनियन के पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। तो सिंपल सी बात है, चार ऐसे स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट थे जिनको इंटीग्रेशन करवाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। तो जो जूनागढ़ था उसका तो ईजिली हो गया था क्योंकि वहाँ पे प्लेबिसाइट करवा दिया गया था और उसके बाद लोगों से पूछा गया, लोगों की डिज़ायर, और ज़्यादातर लोग वैसे भी इंडिया को ही ज्वाइन करना चाहते थे, तो वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब हैदराबाद की जो प्रॉब्लम है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, और कश्मीर, मणिपुर भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। हैदराबाद और मणिपुर हम इसी चैप्टर में देखेंगे, और कश्मीर जब हम आगे कोर्स कंटिन्यू करेंगे तो आगे के चैप्टर्स में आपको बताएंगे कि कश्मीर इंडिया का पार्ट कैसे बना था, राइट। तो अभी आपको इतना आइडिया लग गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, कौन से चार ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनको इंटीग्रेशन करवाने में थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, मणिपुर कैसे इंडिया का पार्ट बन गया, ठीक है। हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ हम इसी चैप्टर में देख रहे हैं, कश्मीर नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ओके। तो जूनागढ़ हमने यहाँ पर देख लिया कि जूनागढ़ कैसे बना है इंडिया का पार्ट। अभी हम देखेंगे हैदराबाद का। आई होप कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचूँ, छोटे छोटे 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो रहे, ताकि आपको एक दो टॉपिक कहीं पर डिफ़िकल्टी आप वो देख लें, पूरा का पूरा चैप्टर देखने के बजाय। ओके, मैं हैदराबाद भी इसी में कवर करवा देती हूँ, ठीक है, सो दैट कि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। या फिर चलिए ठीक है, एक ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं हैदराबाद। इस लेक्चर में हम सिर्फ हैदराबाद तक कवर करेंगे, नेक्स्ट में हम मणिपुर देखेंगे और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन देखेंगे, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हैदराबाद द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। अब देखिए ये हैदराबाद के बारे में ना आपको 4-5 पॉइंट रटे होने चाहिए, अगर क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में 5 पॉइंट एटलीस्ट होने ही होने चाहिए। सबसे पहला, हैदराबाद जो है एक प्रिंसली स्टेट था, और ये बहुत बड़ा, बहुत लार्ज पार्ट जो है वो इंक्लूड करता था हैदराबाद। इसके अंदर आज की अगर आप बात करो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सम पार्ट ऑफ द केरल ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट हैदराबाद, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद बताते हैं रूलर कैरेट द टाइटल। अब जो निज़ाम वर्ड है ये बेसिकली हैदराबाद के जो हैदराबाद के जो किंग होते थे, जो राजा होते थे, वो अपने साथ ये टाइटल कैरी करते थे, ठीक है, निज़ाम का टाइटल। और जो हैदराबाद के निज़ाम होते थे वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड होते थे दैट टाइम।
He entered into what was called the Standstill Agreement with India in November 1947 for a year while negotiation. मतलब इन्होंने क्या कहता है, एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था और कुछ एक साल के लिए नेगोशिएशन वगैरह चलनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो अभी हम देखते हैं। अभी देखो, अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल गैदर्ड पीजेंट्री इन तेलंगाना एंड द वुमेन विक्टिम ऑफ द निज़ाम ऑपरेसिव रूल। अब जो निज़ाम हैदराबाद के अंदर जो रूल था निज़ाम का, वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं था, लोगों के पास राइट नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव टाइप का एक रूल चल रहा था वहाँ पर। तो बहुत सारे लोग उनके रूल से, उनके जो ऑपरेसिव रूल है उससे परेशान थे। तो होता क्या है, हैदराबाद सेंटर बनता है और धीरे धीरे एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसमें पीजेंट्स वगैरह और आप कह सकते हैं वुमेन्स वगैरह सब उनके अगेंस्ट में होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे निज़ाम के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट हुआ, पीजेंट वुमेन सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी हैदराबाद के अंदर की, वो भी उन मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी एंड द हैदराबाद कांग्रेस, ये दोनों ही फोर फ्रंट पे थे मूवमेंट के अंदर, ठीक है। हैदराबाद में निज़ाम के अगेंस्ट जो मूवमेंट था, ये दोनों ही पार्टी उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी। द निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय अ पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज द रजाकार। अब जो मूवमेंट हो रहा था लोगों को, निज़ाम उस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाता है, ठीक है, और उस पैरामिलिट्री फोर्स को वो नाम देता है रजाकार। याद रखना है आपको, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं रजाकार कौन थे। तो रजाकार एक पैरामिलिट्री फोर्स थी जिसको निज़ाम ने बनाया था मूवमेंट के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करने के लिए या मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। अब जो ये रजाकार होते थे ये बहुत ज़्यादा कम्युनल नेचर के होते थे, ठीक है। अब क्योंकि ये कम्युनल नेचर के होते थे तो ये ज़्यादातर क्या करते थे, नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करते थे, ठीक है। नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करना, मर्डर्ड करना, मेम, रेप, लूटेड, ये सब कुछ वो लोग करते थे। बट क्योंकि ये कम्युनल नेचर के थे तो ज़्यादातर ये सारी चीज़ें किसके साथ कर रहे थे, नॉन मुस्लिम्स के साथ, ठीक है ना। उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्ड द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन इन सितंबर 1948। अब जो ये रजाकार थे, इन्होंने इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब कर दी थी हैदराबाद के अंदर कि जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आर्मी ऑफिसर्स को उनको ऑर्डर दिया कि आप जाके वहाँ पर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करो। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी कंट्रोल द निज़ाम फोर्स। और फिर उसके बाद सितंबर में 1948 में कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक शायद, सॉरी, आफ्टर अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों तक जो है आर्मी और रजाकारों के बीच में फाइट चलती है, जिसके बाद जो रजाकार है और जो निज़ाम है वो सरेंडर कर देते हैं और इस तरह से फाइनली हैदराबाद का एक्सेशन इंडिया के अंदर हो जाता है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी हैदराबाद की। आई होप आपको पसंद आई होगी। ओके, सो फॉर दैट नोट, थैंक यू।